इमेजिन करो, आप अपने सपनों का घर बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को बहुत सारे पैसे देते हो, पर कुछ महीनों बाद उस घर में क्रैक्स आ जाते हैं या सीलन आने लग जाती है। कितना बुरा लगेगा आपको। कुछ ऐसा ही हाल हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का है। यहाँ पे हमारे ही टैक्स के पैसे से रोड्स कंस्ट्रक्ट होती हैं, ब्रिजेस बनाए जाते हैं और एयरपोर्ट्स खड़े किए जाते हैं। पर आए दिन हमें ऐसे सुनने को मिलता है कि 6 महीने पुरानी रोड में अब क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज कंप्लीट होने से पहले ही गिर जाते हैं। और अभी रिसेंटली हमारे देश की कैपिटल दिल्ली में एयरपोर्ट की छत गिर गई, जहां पे 8 लोग सीरियसली इंजर्ड हुए और एक आदमी की जान चली गई। अब काफी लोगों का आर्ग्यूमेंट होगा कि सरकारी पैसा था, सरकार ने खर्च किया, टूट भी गया तो क्या हुआ, वो दोबारा कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। पर यहाँ हमें अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है कि सरकारी खर्चे जहां भी हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है या किसी सरकारी एम्प्लॉय की सैलरी, ये सारे खर्चे हमारे ही टैक्स के पैसे से निकाले जाते हैं। अब कुछ लोग मानते हैं कि हम तो इनकम टैक्स पे भी नहीं करते, तो ऑब्वियसली हमारी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा। तो अब हमें यहाँ ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है कि इनडायरेक्ट वे में जीएसटी की फॉर्म में हम डेली बेसिस पे टैक्स पे करते हैं, चाहे हम करियाना स्टोर से कुछ परचेज करें या हम रेस्टोरेंट में खाना खाएं। इवन पेट्रोल भराते तक हम हर चीज पे जीएसटी पे करते हैं, जिसको यूज करके सरकार हमारे लिए एमिनिटीज प्रोवाइड करती है। सबसे पहले हमें ये चीज समझनी है कि हमारे देश में 2 टाइप के टैक्सेस हैं। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हम इनकम टैक्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि सैलरीड एम्प्लॉयज को पे करना पड़ता है। ये टैक्स डिफरेंट स्लैब्स में डिवाइडेड है, जो कि 5% से शुरू होकर 30% तक जाता है। दूसरा टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि हम सब पे करते हैं, चाहे हमें सैलरी रिसीव होती है या नहीं। ये टैक्स हम हर चीज खरीदते हुए पे करते हैं जीएसटी के तौर पे। अब चाहे वो 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट है या 50 लाख की लग्जरी कार। अब अगर आपको ये टैक्सेस ज्यादा लग रहे हैं, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि 1970s में इंदिरा गांधी की लीडरशिप में जो हाईएस्ट टैक्स रेट था, दैट वाज 97%। और ये उन लोगों को पे करना पड़ता था जिनकी एनुअल इनकम 2 लाख या उससे ज्यादा थी। तो अगर उस समय कोई आदमी 2 लाख रुपए कमा रहा था, तो उसको टैक्सेस ही 1,94,000 पे करने पड़ते थे और उसकी नेट इन हैंड इनकम होती थी 6,000 रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डेटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इंडियन गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्ट किया है। और इसे अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो ये 11% ज्यादा है। यही वो इनडायरेक्ट टैक्स है जो आपकी जेब से डेली बेसिस पे लिया जाता है। हमारे इस टैक्स के पैसे को गवर्नमेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि डिफेंस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो सेंट्रल एम्प्लॉयज हों या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उनकी सैलरीज और इवन के रिटायर्ड एम्प्लॉयज की पेंशन, ये सब हमारे ही टैक्स के पैसों से पे होता है। और अगर आपको किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम पड़ जाए, तो आपका काम होना दूर की बात, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आपसे ढंग से बात भी नहीं करता। हाल ही में सबसे ज्यादा चर्चा में है हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके पूरे देश में धज्जियां उड़ रही हैं। हमारे टैक्स के पैसों से इतना लो क्वालिटी काम हो रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज कंप्लीट होने से पहले ही गिर जाते हैं। जैसे कि 4 जून 2023 को बिहार के भागलपुर में एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज गिर गया, जिसकी टोटल लागत थी 17,000 करोड़ रुपए। या मुंबई में 6 महीने पहले बना अटल सेतु ब्रिज, जिसमें अभी से क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। या फिर दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की गिरी हुई छत, जिसमें 8 लोग सीरियसली इंजर्ड हो गए और एक आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब आपका खून खौल जाएगा ये जान के कि आपकी टैक्स मनी को यूज करके पिछले 3 साल से इस एयरपोर्ट में रेनोवेशन चल रही है और 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं, तो इनका रिपेयर वर्क भी करना पड़ेगा और ये भी पैसा आप ही के टैक्स से निकाला जाएगा। हमारे टैक्स के पैसे का ऐसा ही एक मिसयूज हुआ था 2010 में, जब इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज की थी। इवेंट के ऑर्गेनाइजर सुरेश कलमाडी पर कॉमनवेल्थ गेम्स की आड़ में 70,000 करोड़ का स्कैम करने का आरोप लगा था। विजिलेंस डिपार्टमेंट की जांच में ये सामने आया कि हर आइटम जो इस इवेंट के लिए परचेज हुई, उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा बजट कंज्यूम हो सके। एक टॉयलेट पेपर रोल जो नॉर्मली मार्केट में 80 से 100 रुपए का मिलता है, उसे 6400 रुपए का दिखाया गया। एक सोप डिस्पेंसर जो 300 से 400 रुपए में मिल जाता है, उसे बढ़ाकर 10,000 का दिखाया गया। एथलीट्स के बाथरूम्स में जो मिरर्स फिट किए गए थे, उनकी नॉर्मली कॉस्ट 3 से 4,000 रुपए के बीच बीच बैठती है, बट उसे भी 17,000 रुपए का दिखाया गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जो नॉर्मली लाखों में कॉस्ट करते हैं, उन्हें भी 10-10 गुना बढ़ाकर दिखाया गया, ताकि ज्यादा बजट शो किया जाए। और आगे चल के जांच में यह भी पाया गया कि जितने बिल्स उन्होंने शो किए थे एज एन एक्सपेंस, उसमें से 40% बिल्स उन कंपनीज के नाम पे थे जो लीगली एग्जिस्ट भी नहीं करती।
किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट ग्राफ डिपेंड करता है उसके बिजनेसेस की ग्रोथ पे। हम नए एंटरप्रेन्योर्स को कितनी फ्रेंडली कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं अपना बिजनेस सेटअप करने की, अपनी डेली ट्रांजैक्शंस को स्मूथली कंडक्ट करने की और अपनी फाइनेंशियल बुक्स को इजीली मेंटेन करने की। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया के हैवी और रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम की वजह से काफी बिजनेसेस मजबूर हैं इंडिया से बाहर खुद को रजिस्टर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, जिसकी सर्विस इंडियन लोग यूज करते हैं, उनके डे टू डे ऑपरेशन सारे इंडिया में कंडक्ट होते हैं, बट उनके बिजनेस के प्रॉफिट्स का बेनिफिट सिंगापुर को मिलता है क्योंकि उनकी कंपनी वहां पे रजिस्टर्ड है। और 2018 में जब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में 77% का स्टेक परचेज किया था तो इंडियन गवर्नमेंट उस ट्रांजैक्शन के कैपिटल गेन्स को भी टैक्स नहीं कर पाई थी, विच वाज अ ह्यूज लॉस फॉर आवर इकोनॉमी। और कुछ कंपनीज तो ऐसी भी है जो हैवी टैक्सेशन सिस्टम की वजह से इंडिया को छोड़कर ही चली गई, जैसे कि हार्ले डेविडसन एंड फोर्ड। इन कंपनीज ने ये स्टेटमेंट दी कि इंडिया के हैवी टैक्सेस के चलते ज्यादातर लोग इनके प्रोडक्ट्स अफोर्ड ही नहीं कर पाते, और जो प्रोडक्ट्स बिकते भी हैं ये उनसे आने वाले प्रॉफिट को सस्टेन ही नहीं कर पाते क्योंकि इंडिया में मोटर व्हीकल्स पे बहुत हैवी टैक्स चार्ज होता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मैं फॉर्च्यूनर परचेज करने जाऊं तो इंडिया में मुझे कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी और दुबई में कितनी। कार की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 34 लाख रुपीस, इंडिया में मुझे इसके ऊपर 28% जीएसटी पे करना पड़ेगा, दैट विल बी 9.52 lakhs, बट दुबई में कोई जीएसटी नहीं लगता। इसके ऊपर 22% सेल्स टैक्स भी है, दैट विल बी 7.48 lakhs। दुबई में मुझे 5% का वैट पे करना पड़ेगा, दैट विल ओनली बी 1.7 lakhs। डीलर का प्रॉफिट हम 1 लाख रुपए कंसीडर कर लेते हैं तो इंडिया में इसकी टोटल कॉस्ट बनेगी 51.4 lakhs, जो कि दुबई में मुझे पड़ेगी सिर्फ 36.7 lakhs की। ये टोटल डिफरेंस बनता है 14.74 lakhs। ये वो अमाउंट है जो मुझे इंडिया में ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया एक्स शोरूम प्राइस। अब इसके बाद रजिस्ट्रेशन के टाइम होने वाले मल्टीपल चार्जेस की वजह से इसकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी 61 लाख रुपीस, और इन एडिशनल कॉस्ट में सबसे बड़ा पोर्शन होगा इंश्योरेंस और रोड टैक्स का। अब फ्रस्ट्रेट करने वाली बात यह है कि सड़क पर कार चलाने के लिए मुझे 3 बार रोड टैक्स देना पड़ेगा। पहली बार जब मैं कार को रजिस्टर कराने जाऊंगा, दूसरा जब ये सड़कें बनती हैं वो भी हमारे टैक्स के पैसों से ही बनती है, और तीसरा ट्रैवलिंग के टाइम मुझे हर थोड़ी दूर पे टोल टैक्स पे करना पड़ेगा। अब अगर आपने कार का इंश्योरेंस नहीं कराया तो आपका चालान तो 100% हो ही जाएगा, बट अगर सड़क के गड्ढों की वजह से आपकी कार डैमेज होती है या आपका एक्सीडेंट हो जाता है, इन खर्चों के लिए सिस्टम बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन है 140 करोड़, जिसमें से 97 करोड़ लोग एलिजिबल वोटर्स हैं, और उस 97 करोड़ में से भी सिर्फ 2 से 3% लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं। और ये जो टैक्स कलेक्ट होता है इसका टोटल कंट्रीब्यूशन 64% बनता है। बाकी का जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट वे में हमसे जीएसटी की फॉर्म में लिया जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो इंडिया की टॉप 10% पॉपुलेशन है, जो कि देश का 77% वेल्थ को ओन करती है, उनका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है टैक्स में वो सिर्फ 3% का बनता है। और इसी टैक्स के पैसे को यूज करके हमारी गवर्नमेंट ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी गौरवशाली मूर्तियां बनवाई, जबकि इन फंड्स को यूज करके हम वल्लभ भाई पटेल के नाम पे ही स्कूल्स, कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते थे, जिनकी हमारे देश को सख्त जरूरत है। कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कि ये 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो टूरिज्म के लिए की गई, क्या हम इसे बेटर वे में यूज कर सकते थे? जैसे कि पिछले बजट में मिले 2,70,000 करोड़ के फंड को नितिन गडकरी जी ने प्रॉपरली यूज करके हाईवेज कंस्ट्रक्ट किए, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। इवन के ऑपोजिशन लीडर्स भी उनके काम से बहुत इंप्रेस्ड हैं। अगर हम इंडिया के अलावा कुछ डेवलप्ड नेशंस पे नजर डालें तो वो हमसे कहीं ज्यादा टैक्स पे करते हैं। इस लिस्ट का टॉपर स्वीडन, वो अपने सिटीजन से 57% तक टैक्स चार्ज करता है, इवन दो उनकी पॉपुलेशन का 15% ही है जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब में आता है। एक एवरेज स्वीडन के सिटीजन को 27% तक टैक्स पे करना पड़ता है। अब इन टैक्सेस के बदले उन्हें अपने देश में मिलती है फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, और फूड आइटम्स पे उन्हें अच्छी खासी सब्सिडी मिलती है। वही हमारे देश में हम ऑलमोस्ट सिमिलर टैक्सेस पे कर रहे हैं, बट हमारे यहाँ बच्चों की एजुकेशन के लिए लोगों को लोन लेने पड़ते हैं, अपने परिवार वालों के इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैवी फीस पे करनी पड़ती है, और फूड आइटम्स में इन्फ्लेशन का हाल तो पूछे ही मत, जो हर साल एटलीस्ट 6 से 8% से ग्रो करता है। जितनी स्मार्ट हमारी गवर्नमेंट है, जो अलग अलग तरीकों से हमसे टैक्स कलेक्ट करती है, उससे भी ज्यादा स्मार्ट हमारे देश के लोग हैं जो इसी सिस्टम में लूप होल्स ढूंढ के अपना टैक्स बचा लेते हैं। चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिन्हें यूज करके कुछ लोग अपना टैक्स बचा पाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपकी कंपनी तो ऑलरेडी टीडीएस काट के आपको सैलरी दे रही है, आपके पास ज्यादा ऑप्शन बच नहीं पाता। ज्यादा से ज्यादा आप इंश्योरेंस, हाउस रेंट
ऐसे इन्वेस्टमेंट्स दिखा के 1.5 लाख तक का रिबेट ले सकते हो और वो भी न्यू टैक्स रेजिम में खत्म हो जाएगा। बट जो लोग इंडिया में खुद का स्मॉल स्केल बिजनेस रन करते हैं, जैसे कि करियाना स्टोर्स, बार्बर शॉप या क्लोथिंग स्टोर्स, ऐसे लोग अपना ज्यादातर लेन देन कैश में ही करते हैं और सिर्फ उतनी ही पेमेंट बैंक अकाउंट में लेते हैं जिससे वो लोएस्ट टैक्स स्लैब से भी नीचे रहे। और दूसरी तरफ जो लार्ज स्केल बिजनेस ओनर्स हैं, वो अपने पर्सनल खर्चे भी कंपनी के फंड से करते हैं सो दैट वो अपनी बुक्स में उन्हें एज एन एक्सपेंस शो कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक कंपनी है, अब अगर मुझे कार, एसी या फ्रिज जैसी चीजें लेनी है तो मैं अपने पर्सनल पैसों से नहीं लूंगा, अपनी सैलरी में से नहीं लूंगा, क्योंकि उस पे मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूँ। मैं ये सारे एसेट्स परचेज करूंगा अपनी कंपनी के फंड से और उन सारी परचेजेस को एज एन एक्सपेंस दिखाऊंगा। अब इससे होगा क्या, मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी और मुझे जीएसटी का बेनिफिट भी मिलेगा। दूसरा तरीका है गिफ्टिंग। फेमस क्रिकेटर केएल राहुल को अपनी शादी में 55 करोड़ के गिफ्ट्स मिले थे, बट उन्होंने इन गिफ्ट्स पे 0 टैक्स पे किया था क्योंकि इंडिया में मैरिज गिफ्ट्स पे कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। तीसरा तरीका है चैरिटी। इंडिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी बीसीसीआई ने पिछले आईपीएल में ब्रॉडकास्टिंग राइट से 25,000 करोड़ रुपए कमाए थे और उन्होंने इस अमाउंट पे 0 टैक्स पे किया था क्योंकि वो रजिस्टर्ड है एज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। और इसी चैरिटी वाले क्लॉज को यूज करके काफी बिजनेसेस अपनी टैक्सेबल इनकम कम कर लेते हैं। वो अपने प्रॉफिट का एक अच्छा खासा हिस्सा चैरिटी में डोनेट करते हैं और अपनी टैक्सेबल इनकम को काफी हद तक रिड्यूस करते हैं। और रिसेंटली इस चैरिटी वाले लूप होल में एक और लूप होल ऐड हो गया है। कंपनीज ने अब अपने ही चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस बना लिए जहां पे वो चैरिटी करते हैं और उस पैसे को भी अपने ही कंट्रोल में रखते हैं। अब इन सब के अलावा एक और एग्जाम्पशन है जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल इनकम। भारत सरकार एग्रीकल्चरल इनकम पे 0 टैक्स चार्ज करती है, बट ये इनकम आपकी टैक्सेबल स्लैब को जरूर इम्पैक्ट करती है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मुझे सैलरी के साथ साथ एग्रीकल्चरल इनकम भी आए तो मुझे कितना टैक्स इन टोटल पे करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि मेरी सैलरी है 8 लाख, जो कि 10% स्लैब पे आती है, और साथ ही मेरे को एग्रीकल्चरल इनकम आती है 10 लाख साल की, जिसपे कायदे से 15% टैक्स बनना चाहिए था। अब मेरी टोटल इनकम हो गई 18 लाख और न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से आई फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ 30% टैक्स, जो कि कायदे से 5.4 लाख बनता है। अब क्योंकि ये 10 लाख की मेरी एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो मेरा जो टोटल टैक्स पेएबल होगा वो सिर्फ 8 लाख पे होगा एंड आई विल एंड अप पेइंग 2.4 लाख। और इस तरह मैं 3 लाख रुपए बचा लूंगा अपने टोटल टैक्सेस में से। अगर आप भी एग्रीकल्चर के थ्रू इनकम जनरेट करते हैं तो आपको गवर्नमेंट को जे फॉर्म सबमिट करना बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर के साथ हमारे देश के सेंटिमेंट्स भी जुड़े हैं। जय जवान जय किसान के नारे, किसान हमारे अन्नदाता हैं, ऐसी बातें हमें अक्सर हमारे देश में सुनने को मिलती हैं। और एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट्स हमारी बेसिक नीड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए भी हमारी गवर्नमेंट इस सेक्टर को पुश देने के लिए हमेशा टैक्स फ्री रखती है। बट अगेन, ओवर स्मार्ट लोगों की कमी नहीं है। इसी एग्जाम्पशन को लूप होल बना के हमारे सेलिब्रिटीज वेरियस टैक्स बेनिफिट्स लेने की कोशिश करते हैं। साल 2000 में अमिताभ बच्चन ने लोनावला महाराष्ट्र में एक एग्रीकल्चरल लैंड परचेज की, जो कि सिर्फ स्पेसिफिकली फार्मर्स ही परचेज कर सकते थे। कई सालों तक ये केस चलता रहा, ये प्रूव करने के लिए कि यस, अमिताभ बच्चन इज एक्चुअली अ फार्मर। उसके बाद उन्होंने यूपी में 15 एकड़ की लैंड परचेज की और उनके ऊपर फार्मर का टैग लग भी गया। सिर्फ अमिताभ ही नहीं, उनके बेटे अभिषेक और उनकी बीवी जया बच्चन, उन्होंने भी आगे चल के यूपी में काफी लैंड परचेज की व्हाइल क्लेमिंग देमसेल्व्स एज फार्मर्स। इसके अलावा आमिर खान, सलमान खान, सनी देओल और गोविंदा जैसे एक्टर्स भी खुद को फार्मर क्लेम करते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने एक एग्रीकल्चरल लैंड परचेज की 12 करोड़ की एंड क्लेम्ड हरसेल्फ टू बी अ फार्मर। और ये सब करने के पीछे सिर्फ एक बेनिफिट है कि इस एग्रीकल्चरल लैंड से जो भी इनकम जनरेट होगी उस पे ये लोग टैक्स बेनिफिट्स अवेल कर सकें। इंडिया के इसी रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम का नतीजा है कि 2017 से 2022 तक लगभग 35,000 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इंडिया को छोड़कर चले गए और 2023 में भी लगभग 6,000 HNIs ने इंडिया को छोड़ा। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वो है जिनकी टोटल नेटवर्थ $1 मिलियन या उससे ज्यादा हो। और जब ऐसी वेल्थ वाले लोग इंडियन इकोनॉमी को छोड़ के जाते हैं तो हमारे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा टैक्स लॉस है। पर ऐसा क्यों है कि इंडिया के अमीर लोग इंडिया से बाहर सेटल होना प्रेफर करते हैं? जो टॉप अर्निंग वाले लोग हैं उन्हें 30% टैक्स पे करना पड़ता है इंडिया में, और उसके बावजूद उन्हें अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में लाखों, इनफैक्ट कई केसेस में करोड़ों रुपए भी खर्च करने पड़ते हैं। और फिर भी इंडिया की एजुकेशन को वर्ल्ड वाइड लेवल पे 33rd रैंक मिलता है। और वहीं दूसरे देश हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी एंड स्वीडन, ये अपने स्टूडेंट्स की पूरी एजुकेशन का खर्चा भी उठाते हैं और वर्ल्ड वाइड लेवल पे इनके एजुकेशन लेवल को टॉप 10 रैंक्स में रखा जाता है। इंडिया में हेल्थ केयर की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लाखों रुपए खर्च के
अगर आप अपना ट्रीटमेंट करवा पाए तब तो ठीक है, अदरवाइज सरकारी हॉस्पिटल्स में लंबी लाइन लगा के अपने ट्रीटमेंट का वेट करने वाले लोगों की तादाद तो रोज ही बढ़ती है। हमारे यहाँ हर 1000 लोगों पे सिर्फ 0.6 बेड्स अवेलेबल है। वहीं दूसरी तरफ जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो अपने सारे सिटीजन्स को टॉप नॉच हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो किसी भी टैक्स स्लैब में आते हो। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बैकवर्ड है कि हर साल मानसून में हमारी सड़कें नदियों में बदल जाती हैं। मेट्रो सिटीज में ट्रैफिक की हालत ऐसी है कि ऑफिस जाने वाले लोग 4 से 5 घंटे रोज ट्रैवलिंग में ही निकालते हैं, और ओवर क्राउडेड ट्रेन का हाल तो हम सब ने देखा ही है। हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम इतना बर्डन है कि हमारे कोर्ट्स में 5 करोड़ केसेस हैं जो कि पेंडिंग चल रहे हैं, और फिर भी सुप्रीम कोर्ट को 2 महीने की पेड वेकेशंस मिलती है जिसका खर्चा भी हमारी ही जेब से निकाला जाता है। दुबई जैसे देश तो टैक्स भी नहीं चार्ज करते, पर वो अपने सिटीजन्स को यूएसए और यूरोप से भी बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इंटरनेट पर 1980s का दुबई सर्च करेंगे तो दूर दूर तक आपको सिर्फ रेगिस्तान दिखेगा, बट आज का दुबई इज द कमर्शियल हब फॉर द एंटायर वर्ल्ड। इंडिया से भी काफी सारे HNIs और बिजनेसेस दुबई पे मूव हो रहे हैं टू अवेल द टैक्स बेनिफिट्स। अब इस पे ये आर्ग्यूमेंट भी आ सकता है कि दुबई के पास तो ऑयल ट्रेड का पैसा है, पर $3 ट्रिलियन की इंडियन इकोनॉमी के पास भी रिसोर्सेज की कमी तो बिल्कुल भी नहीं। आए दिन हम न्यूज में 10 से 20 हजार करोड़ के घोटालों का जिक्र सुनते रहते हैं। ये वही पैसा है जो आपके द्वारा टैक्स से कलेक्ट किया जाता है, जो हमारे वेलफेयर के लिए यूज होना था। जस्ट इमेजिन कि अगर ये सारा टैक्स का पैसा प्रॉपरली यूज हो तो कितनी अच्छी एमिनिटीज और फैसिलिटीज हम भी अपने देश में एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी एक समरी के किन किन फॉर्म्स में हमसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, कैसे हमारे टैक्स को यूज या मिसयूज किया जाता है। कमेंट करके अपना ओपिनियन टैक्सेस के बारे में जरूर शेयर करें कि कैसे हमारी गवर्नमेंट टैक्सेस को और बेटर तरीके से यूज कर सकती है, और टैक्सेस की चोरी के अगेंस्ट क्या एक्शन लेने चाहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस हर हफ्ते आपके लिए लाते रहेंगे। टिल द नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।